वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा का थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से शुद्ध साधन आय। लेकिन इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं बच्चों से कि अभी थोड़ा समय नहीं है मेरे पास, तो जैसे ही समय होगा तो हफ्ते में 3-4 वीडियो आ जाए करेगी। अभी 15 तारीख तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद आप सबके लिए हर हफ्ते 3-4 वीडियो आ जाए करेगी। आप सबके एग्जाम से पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ख़त्म करवा दिया जाएगा राष्ट्रीय आय, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना और कोशिश किया जाएगा कि भाई जब आपके एग्ज़ाम हो अप्रैल में, जैसे कि नोटिफिकेशन आया था कि भाई 26 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले कोशिश किया जाएगा कि एक शेड्यूल बना दिया जाए जिसमें लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, कि आपको एक उसमें रिवीजन करवा दिया जाएगा और लाइव क्लासेस में बाकी सारी चीज़ें समराइज करके आप सब चीज़ को बता दिया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले सारी तैयारी करवा दी जाएगी, तो आप सब चैनल से बने रहने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा मैं लंबा वीडियो बना नहीं सकता हूं और ज़्यादा लंबा वीडियो भी जो होती है बोरिंग हो जाती है, इसलिए भी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं। तो चलिए दो टॉपिक कवर करते हैं आज हम दो टॉपिक में देख क्या रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखेंगे और एक देखेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो सबसे पहले हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई जो कर होता है, जो टैक्स होता है, वो कितने टाइप का होता है। तो नॉर्मली इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो टैक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष कर हो गया और एक अप्रत्यक्ष कर हो गया। तो प्रत्यक्ष कर कौन से कर होते हैं? वो कर होते हैं जिसका आप दायित्व दूसरों पे नहीं टाल सकते हो। मतलब जैसे भाई आयकर हो गया तो ये प्रत्यक्ष कर है, ये संपत्ति कर हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर है। वहीं पे जब अप्रत्यक्ष कर की बात की जाती है तो अप्रत्यक्ष कर वो होता है जिसका दायित्व जो होता है दूसरे पे टाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज परचेज करते हो, कोई चीज खरीदते हो, तो उसका आप टैक्स पे कर देते हो, आप सबको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या होता है कि बिल के साथ जीएसटी वगैरह जुड़ के आती है। तो ये क्या करता है कि रेस्टोरेंट वाला जो है दायित्व आपके ऊपर डाल देता है टैक्स का। तो ऐसे टैक्स जो होते हैं क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अब यहां पर देखो क्या है कि यहां पर एक वर्ड और है, शुद्ध है, तो इसको समझना भी है। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो अब ये देख लें शुद्ध से क्या मतलब है। तो देखिए यहां पर दो पॉइंट है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर जब किसी चीज पे लगता है तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि कोई चीज 500 रुपए की बनी, कोई भी चीज है 500 रुपए की बनी, मतलब ये साधन लागत पे है। साधन, ठीक है, संसाधनों द्वारा बनाया जाता है तो इसका साधन लागत है 500 रुपए की बनी। ठीक है, ये संसाधनों द्वारा बनाया तो इसलिए इसको साधन लागत कह सकते हैं। तो भाई 500 रुपए की बनी। अब इसमें मान लीजिए कि 10% जो है टैक्स लग गया, तो 10% टैक्स 500 का कितना होगा? 50 होगा। तो अब ये कितनी हो जाएगी? 550 की हो जाएगी। ठीक है, कितनी की हो जाएगी? 550 की हो जाएगी। तो जो कर होते हैं वो क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष कर क्या करता है? किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है। अब दूसरी चीज जो है यहां पर आर्थिक सहायता है। तो आर्थिक सहायता क्या है कि जो सरकार है वो जो उद्यमी होता है या कह सकते हो जो फर्म होता है उसको क्या करता है? कुछ वित्तीय सहायता देता है, कुछ हेल्प करता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको आर्थिक सहायता कहा जाता है। अब आर्थिक सहायता जस्ट अप्रत्यक्ष कर के अपोजिट होता है। जहां अप्रत्यक्ष कर है वो कीमतों को बढ़ा रहा था, वहीं जो आर्थिक सहायता है वो कीमतों को क्या कर देता है? घटा देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10 रुपए आर्थिक सहायता दी गई, तो क्या होगा कि इसमें से 10 रुपए घटा दीजिए, 10 रुपए घटा दीजिए तो हो गया 540 रुपए। उसका एक्चुअल एक तरह से कह सकते हो प्राइस हो गया, कीमत हो गया। तो क्या करा इसने? कीमतों को घटा दिया है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे शुद्ध अप्रत्यक्ष की। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष क्या होता है? हमने इस एग्जांपल से समझ लिया कि भाई क्या करा जाता है कि टैक्स को प्लस कर दिया जाता है, मतलब अप्रत्यक्ष कर को जमा कर दिया जाता है और आर्थिक सहायता को घटा दिया जाता है। और इसको साधारण से अगर फॉर्मूले के बेस पे देखा जाए तो देखिए किस तरह से होगा कि भाई अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होगा? देखिए जो हमने बिल्कुल उसी एग्जांपल में क्या बिल्कुल वैसे ही करना है कि भाई अप्रत्यक्ष कर में से माइनस कर दो आर्थिक सहायता। ठीक है,
तो क्या आ जाता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। तो ध्यान रखना, जब नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को इस्तेमाल किया जाता है, ना कि अप्रत्यक्ष कर को इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा, तो हम उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड भी यूज करेंगे। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। तो इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसको और सिंपल से वे में छोटे छोटे से उसमें लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, जो इनडायरेक्ट टैक्स है IT इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर, उसमें से माइनस कर दो भाई सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता। तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, छोटे फॉर्म में हो जाता है इंग्लिश में, ये बेनिफिट मिलता है। अगर हिंदी की बात की जाए तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर में से आप आर्थिक सहायता माइनस कर दें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का, ये हम जब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे उस टाइम देखेंगे कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। या इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप सबको, मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो मूल्यह्रास, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये सारे जब प्रैक्टिकल होंगे तब उस टाइम यूज होगा। ये ध्यान रखना, उस टाइम क्या होगा, यूज होगा। ठीक, तो इसलिए इसका अगर आप थ्योरी क्लियर नहीं रखेंगे तो प्रैक्टिकल में दिक्कत होगी। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कैसे निकलता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है, वो है विदेशों से शुद्ध साधन आय। विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होता है, देखिए जब जो विदेशी होते हैं वो हमारे देश से भी कमाते हैं, जो फॉरेन कंट्री है, हम विदेशों से भी कमाते हैं, तो उन दोनों के अंतर को हम कहते हैं विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, विदेशी कंपनियां वगैरह जो होती हैं वो हमारे देश से भी कमाती है, विदेशों की परिसंपत्तियां जो होती हैं वो भी हमारे देश से भी कमाती है, इसी प्रकार से हम विदेशों से भी कमाते हैं। तो इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है विदेशों से अर्जित आय। तो जो हमारे देशवासी जो हैं विदेशों से जो अर्जित करते हैं आय, और विदेशों को भुगतान की गई साधन आय, जो हम विदेशों को भुगतान करते हैं साधन आय को, तो इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। ध्यान रखना यहां पर भी शुद्ध साधन आय है, ये शुद्ध इस्तेमाल हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब फिर से राष्ट्रीय आएगा तो इसी चीज का इस्तेमाल किया जाएगा क्या करने के लिए, कि घरेलू आय से राष्ट्रीय आय बनाने के लिए। जब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए आय कैसे कैसे मिलती है विदेशों से, या विदेशी हमसे आय कैसे कैसे कमाते हैं। तो देखिए कर्मचारियों को शुद्ध मुआवजा या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कर्मचारी विदेश में हमारे कमा रहे हैं और जो विदेशी कर्मचारी अपने देश में कमा रहे हैं, उन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा। ठीक है, कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजे की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए कर्मचारियों का मुआवजा, तो जो विदेश में हमारे लोग कमा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, कर्मचारियों का मुआवजा है या उनकी आय है, और जो विदेशी हमारे देश में कमा रहे हैं उनकी आय है। तो इन दोनों को डिफरेंस करके, इन दोनों को माइनस करके आपस में क्या निकाला जाता है, शुद्ध निकाला जाता है। तो कर्मचारियों को शुद्ध मुआवजा। अब दूसरा देखिए, परिसंपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो किसी अगर विदेश में हमारी कोई परिसंपत्ति वगैरह है, उनसे अगर हमें कुछ आय मिल रहा है, और विदेशों की कोई परिसंपत्ति हमारे देश में है, ठीक है, तो उससे अगर उनको आय मिल रहा है, तो उन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, परिसंपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब तीसरा देखिए क्या है, शुद्ध प्रतिधारित आय। अब ये शुद्ध प्रतिधारित आय क्या होती है, जरा यहां पर समझ लीजिए कि देखिए जब मैंने पढ़ाया था लाभ जो होता लाभ है, तो लाभ के 3 भाग होते हैं। लाभ के जब हम नेशनल इनकम का जब मेथड पढ़ेंगे, कौन सा, कि भाई आय मेथड जिसे कहते हैं, इनकम मेथड जिसे कहते हैं, जब वो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई उसमें देखेंगे लाभ के 3 भाग होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं भाई, एक निगम कर होता है, निगम कर, या इसको तुम निगम कर को लाभ कर भी कह सकते हो। एक होता है लाभांश और एक होता है अवितरित लाभ। ठीक है, एक होता है अवितरित लाभ। तो इन दोनों को छोड़ के जो बच जाता है उसको प्रतिधारित लाभ कहा जाता है। अब फिर से यहां पर वर्ड यूज हुआ है शुद्ध। अब ये शुद्ध का मतलब यहां पर भाई ये तीनों चीजें शुद्ध होंगी तभी ये यहां पर विदेशों से शुद्ध साधन आय बनेगा।
तो शुद्ध की बात की गई है, तो प्रतिधारित आय जो हमारे देश वाले ले रहे हैं विदेशों से और जो विदेशी अपने देश से प्रतिधारित आय ले रहे हैं, उन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है? शुद्ध प्रतिधारित आय। अब जब एग्जाम में आएगा तो जब प्रैक्टिकल आता है तो वैसे थ्योरी में आएगी, जब थ्योरी में आएगी तो ये तीनों जो पॉइंट है आपको डिस्कस करना होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो सीधा लिखा होता है कि भाई विदेशों से अर्जित आय और विदेशों को भुगतान की गई साधन आय। तो इससे आपको शुद्ध निकालना होता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय निकालना होता है, या डायरेक्ट लिखा जाता है विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, तो लेकिन जब आपके थ्योरी बेस में ये पूछ लिया जाए विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या है, तो आपको ये पूरा डिस्कस करना होता है। वो तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आप क्या क्या, मान लीजिए 2 नंबर में है तो आप सिर्फ डेफिनेशन वगैरह लिख के और पॉइंट लिख के ही काम चला लेंगे, और अगर ज्यादा नंबर में आता है तो इनको थोड़ा डिफाइन भी करना होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आएगा ये, तो प्रैक्टिकल में या तो सीधा लिखा आएगा विदेशों से शुद्ध साधन आय, या लिखा आएगा विदेशों से अर्जित आय जो हमने विदेशों से आय अर्जित की है, या लिखा आएगा विदेशों को भुगतान की गई साधन आय। तो इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के क्या करा जाएगा? विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा? 3 चीजें मेन हैं। एक तो मूल्यह्रास है, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख लेना। तो एक तो मूल्यह्रास है, एक आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, और एक जो है विदेशों से शुद्ध साधन आय है। ये तीनों चीजें जो हैं आपके प्रैक्टिकल में यूज होती हैं। अगर कहा जाए तो मैं इनको मूल मंत्र कहता हूं, क्योंकि इन्हीं बेस पे क्वेश्चन घुमाए जाएंगे। ठीक है, और कैसे कैसे घुमाए जाएंगे जब हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तब उस टाइम इसको बताया जाएगा। अभी फिलहाल तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय ज़्यादा मेरे पास है नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट थोड़ी क्या कर जाए, जितना हो सके छोटे छोटे वीडियो बनाकर कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, जिससे प्रैक्टिकल जब हो तो ज़्यादा टाइम ना लिया जाए या ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो चलिए, थैंक यू।